Hello students, welcome to our channel Humanities with Shagun. So basically we have studied the main concept of chapter equality of NCERT in our previous video. So in this video we are basically adding up the more knowledge for this chapter regarding the बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द इक्वालिटी. जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इक्वालिटी से रिलेटेड उनके बारे में हमको इसको आगे पढ़ना है. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, इक्वालिटी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड द मेन डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को पढ़ा था. इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन डू लेट वॉच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इक्वालिटी होती क्या है. तो इक्वालिटी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इक्वालिटी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इट डजंट मीन दैट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिले, सबको मौके मिले अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन. अब यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं जो कि इक्वालिटी से रिलेटेड है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कभी 5 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में. मार्क्सिज्म क्या है एंड हमारा लिबरलिज्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर चैप्टर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्क्सिज्म से. पहले मार्क्सिज्म को समझते हैं, फिर लिबरलिज्म को समझेंगे. सो मार्क्सिज्म इज आइडियोलॉजी गिवन बाय कार्ल मार्क्स. यहाँ पे ये आइडियोलॉजी किसने दी है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि कार्ल मार्क्स जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस आइडियोलॉजी को, उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं सोसाइटी में प्रिविलेंट, उसी आइडियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म बोलते हैं. एंड मार्क्सिज्म में होता क्या है, इस चीज को हमें चैप्टर में समझना है. सो मार्क्सिज्म बेसिकली गिव्स द कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्लास डिवीजन. दो चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी है समझनी. पहली चीज कि मार्क्सिज्म क्या देता है, कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस देता है. किस चीज को कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस, मींस मेन फोकस जो है वो मार्क्सिज्म का किस चीज पे रहेगा, मेन फोकस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मींस इकोनॉमी बेसिस पे, मींस कैपिटल के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी आ रही है, जो सोसाइटी में गैप आ रहा है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो ड्रिफ्ट आ रहा है उसकी बात करता है. और दूसरी चीज क्लास डिवीजन, कि रिच और पुअर कहीं ना कहीं इनकी वजह से क्या हो रहा है, एक अपर क्लास निकल के आ रहा है, एक लोअर क्लास निकल के आ रहा है. सो टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in the theory, in the concept of Marxism. That is, first is economic inequality. Economic inequality, which is basically based on the division and basically the distribution of the capital. And due to the distribution, unequal distribution of the capital, the division, class division in the society that exists between the अपर क्लास एंड दी लोअर क्लास, ये जो एग्जिस्ट करता है इसी को हम क्या कहते हैं, यही पूरी फिलॉसफी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे हमारी मार्क्सिज्म बेस्ड है. तो जब भी आप मार्क्सिज्म लिखोगे तो पहले आप इन दोनों को मेंशन करोगे, हाईलाइट करोगे. देन हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट सोसाइटी अंडर कैपिटलिज्म इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस विद डिफरेंट रिलेशनशिप विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस थ्योरी ये क्या है, हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की पे ओनरशिप किसकी है. तो इन्होंने क्या कहा कि जो सोसाइटी है जब वो कैपिटलिज्म के अंडर में होती है, कैपिटलिज्म इज अ जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म. कैपिटलिज्म जिसमें बोला जाता है, कैपिटलिज्म इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैपिटल. कैपिटल मीन्स मनी, जो हमारा पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. एंड यहाँ पे कैपिटलिज्म में होता क्या है बेसिकली, कि कैपिटलिज्म में ये बोला जाता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ओनर है उसके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे. वो क्या करेगा, वो लेबर क्लास को कुछ वेजेस देगा, और यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पे आउटपुट लिया जाता है विद द मिनिमम इनपुट गिवन. तो यहाँ पे यही बात होती है. तो इन्होंने कहा कि जब भी सोसाइटी कैपिटलिज्म के अंडर में होगी, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होगी, जहाँ पे मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट लेने की बात की जाएगी, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वहां पे कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारी डिवाइड होगी, किसमें, क्लास में डिवाइड हो जाएगी. एक हमारा अपर क्लास बन जाएगा, एक लोअर क्लास बन जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो ओनर हैं, उनके पास मैक्सिमम रिसोर्स हैं, उनके पास मैक्सिमम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास मैक्सिमम कैपिटल होगी. वेदर एज यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो लोअर क्लास के लोग हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, वो सिर्फ यहाँ पे लेबरर्स का काम करेंगे, वर्कर्स का काम करेंगे. और यहीं से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक हमारा बुर्जुआ, जो बुर्जुआसी हमारी कहीं ना कहीं ग्रुप है, और एक हमारा प्रोलेटेरिएट जो ग्रुप है. दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आते हैं. फिर आगे हम क्या देखते हैं कि क्लासेस विद डिफरेंट रिलेशनशिप विद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनसे भी आप क्या बना रहे हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो, उन पे कंट्रोल किसका होगा. बेसिकली हमें पता है कि जिसके
जिसके पास पावर है, जिसके पास कैपिटल है, कंट्रोल उसी का होगा। तो इन्होंने कहा अगर कैपिटलिज्म के हिसाब से सोसाइटी चल रही है, इट मींस यहाँ पे कंट्रोल अपर क्लास का होने वाला है। और जब भी कंट्रोल किसी एक क्लास के हाथ में जाएगा, इट मींस कि मोटिव क्या है, प्रॉफिट लेना। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होगा किसका, लोअर क्लास का, वर्कर क्लास का, लेबर क्लास का, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलेगा। देन हम क्या कहते हैं, द मेन कंसर्न, यहाँ पे ये जो पूरी यहाँ पे मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी है, इनका मेन कंसर्न किस चीज पे है, ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक पावर, इन तीनों चीजों का क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जिसके पास कैपिटल, जो ओनर है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है, उसके पास में क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इट मीन्स उसके पास वेल्थ भी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है एंड उसके पास इकोनॉमिक पावर भी है। तो मेनली मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी इसी से कंसर्न्ड है कि अगर आपने एक क्लास को सारी पावर दे दी तो वो अपर क्लास बन के लोअर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, और वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक पावर। अगर इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सोसाइटी में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आगे हम क्या देखते हैं, विच क्रिएट डीप परसिस्टेंट इनइक्वालिटी। इन्होंने बोला कि अब जब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, डीप परसिस्टेंट इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में। मींस एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है रिच और पुअर के बीच में, जिसमें रिच रिच होता चला जाता है और पुअर पुअर होता चला जाता है। तो ये परसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती, टेम्परेरी होती है, ये लॉन्ग टेन्योर में काम करती है और ये रिफ्ट बड़ा ही होता जाता है। इट वाइडेंस द गैप, इट वाइडेंस द रिफ्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल। फिर आगे हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल एक यहाँ पे इन्होंने दिया, एग्जाम्पल क्या है, ओनर्स कंट्रोल द रिसोर्सेज वाइल द वर्कर्स डिपेंड ऑन देयर लेबर फॉर वेजेस। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो ओनर्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, वाइल जो वर्कर्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने लेबर से जो वेजेस होती हैं उन पे वो डिपेंड होते हैं कि हाँ हमारी लाइफ तभी चलेगी जब हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे सैलरी मिलेगी, जो भी वेजेस हमको यहाँ पे मिलेंगी। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, हमारा मार्क्सिज्म का है, जिसमें हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, क्लास डिवीजन देखने को मिलता है, और यहाँ कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि अगर सोसाइटी कैपिटलिस्ट है तो हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिफरेंशिएशन। अब ये हमने समझ लिया। अब आते हैं मार्क्सिज्म के बाद लिबरलिज्म पे। लिबरलिज्म हमारा क्या कहता है, लिबरलिज्म डू नॉट नेसेसरली बिलीव दैट ऑल इनइक्वालिटीज कनेक्टेड इन द सेम मैनर एज कैपिटलिज्म डज। जैसे कि कैपिटलिज्म ने क्या बोला कि दो मेनली इनइक्वालिटी दो वजहों से होती है, पहला एक तो क्लास डिवीजन जो हो जाता है, दूसरा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से। लेकिन ये लिबरलिज्म यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारी जो इनइक्वालिटीज होती हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, they are all totally different from each other and not just only one factor is responsible for all type of inequalities। मीन्स ये मल्टीपल फैक्टर की बात करते हैं। ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें ओनर के पास में रिसोर्सेज हैं तो उसकी वजह से ही सिर्फ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आ जा रही है। ये क्या कह रहे हैं, दे बिलीव दैट ऑल इनइक्वालिटीज कनेक्टेड इन द सेम मैनर। ये दे डू नॉट नेसेसरली बिलीव, ये कह रहे हैं कि सारी इनइक्वालिटी सेम मैनर में कनेक्टेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एज जैसे कि कैपिटलिज्म में बोला गया था कि जितनी भी इनइक्वालिटी है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रही है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। सो दे डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब ये किस चीज में डिस्टिंग्विश करते हैं, ये कहते हैं तीनों चीजें अलग अलग है। पहला पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सेकंड सोशल इनइक्वालिटी एंड थर्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात करते हैं जहां पे इन्होंने क्या कहा कि अगर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है सोसाइटी में तो हो सकता है कि हमने वोट वैल्यू इक्वल दे दी सबको, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके वोट डालने का जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, उनकी चॉइसेस में डिफरेंस होगा वहां पे। तो इन्होंने कहा कि आपने लॉज बना दिए, सब कुछ कर लिया, वोट वैल्यू इक्वल है, बट फिर भी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। देन उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सोशल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि रिच और पुअर, वहां पे भी हमें चॉइसेस डिफरेंट देखने को मिलती हैं, सेम एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देन हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी रिक्वायर डिफरेंट सॉल्यूशंस।
इन्होंने कहा कि अगर ये तीनों अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी हैं तो इनके लिए हमको अलग अलग तरह के सॉल्यूशन भी चाहिए होंगे, बिकॉज वन सॉल्यूशन कैन नॉट बी एडजस्टेड एंड बेसिकली डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इनइक्वालिटीज। एक सॉल्यूशन से हम सारी इनइक्वालिटीज के इफेक्ट को कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात करते हैं। कैपिटलिज्म ने क्या कहा था कि आप रिसोर्सेज इक्वली बांट दो, सब चीजें सही हो जाएंगी। ये कह रहे हैं कि रिसोर्सेज आपने बांट भी दिए इक्वली तो भी उससे पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं आ जाएगी, तो भी उससे सोशल इक्वालिटी नहीं आएगी। देन हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इट कंसर्न अबाउट द अनजस्ट एंड इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज। ये किस चीज से कहीं ना कहीं कंसर्न करते हैं, अनजस्ट एंड इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज। इन्होंने बोला कि जो हमारे सोसाइटी में इनजस्टिस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल SC ST डिस्पाइट बीइंग हैविंग द रिजर्वेशन होने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि उनके अगेंस्ट में इनइक्वालिटीज होती हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ द अपर कास्ट टू द लोअर कास्ट पीपल, जो ट्रीटमेंट हम देखते हैं, तो हमने उन्हें राइट्स दिए हैं, पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, सोशल दिए हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके पास वेल्थ भी है। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली डिप्राइव ऑफ वेल्थ है, बट फिर भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो इट कंसर्न अबाउट द अनजस्ट एंड इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज और इंट्रेंस्ड डिस्क्रिमिनेशन दैट इज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी डिस्पाइट हैविंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है तो भी इनइक्वालिटी आपके साथ हो सकती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ब्रॉडर एस्पेक्ट। लिबरलिज्म में बहुत सारे मल्टीपल सोल्यूशन हमें चाहिए होते हैं विच प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसको उतने प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, सो उनके डेवलपमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन एग्जाम्पल क्या दिया, डेमोक्रेसी प्रोवाइड इक्वल वोटिंग राइट बट सेपरेट पॉलिसीज नीडेड टू कर्ब पॉवर्टी। इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी ने सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिए हैं, बट कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स के बाद भी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेपरेट पॉलिसीज एंड प्लान्स चाहिए टू एलिमिनेट द पॉवर्टी। कि हमको अगर कर्ब करना है, पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी को हटाना है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग प्लान्स लाने पड़ेंगे, बिकॉज वो जो गरीबी का रीजन है वो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट उसमें। हियर वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी अबाउट द टू मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर इक्वालिटी, दैट इज फेमिनिज्म एंड सोशलिज्म। फेमिनिज्म और सोशलिज्म दोनों कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे समझना है। इससे पहले हमने क्या समझा है, बेसिकली हमने मार्क्सिज्म के बारे में देखा, हमने लिबरलिज्म के बारे में देखा, एंड ये दो और हमारे कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। तो चलो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या होता है, सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि फेमिनिज्म इट चैलेंजेस द इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन। बेसिकली फेमिनिज्म का मतलब क्या है, फेमिनिज्म फेमिनिस्ट वर्ड से बना है जो बेसिकली वुमेन को डिनोट करता है। तो इट चैलेंजेस द इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन, जो भी मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं फेमिनिज्म उनको क्या करता है, चैलेंज करता है। वो इनइक्वालिटीज चाहे सोशल बेसिस पे हो, चाहे इकोनॉमिक बेसिस पे हो, चाहे पॉलिटिकल बेसिस पे हो। सो बेसिकली ये फर्स्ट चीज हम क्या लिखेंगे कि इट चैलेंजेस द इनइक्वालिटीज, इट चैलेंजेस द ड्रिफ्ट, इट चैलेंजेस द कहीं ना कहीं जो हमारा लेवल है जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलता है, या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बिटवीन मेन एंड वुमेन, जो हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटीज को चैलेंज करेगा। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फेमिनिस्ट आर्ग्यूड दैट, फेमिनिस्ट के यहाँ पे क्या करते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं दैट द इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन आर नॉट नेचुरल बट आर प्रोड्यूस्ड बाय सोसाइटी। यहाँ पे फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि जो इनइक्वालिटीज हैं हमारी किसके बीच की, मेन और वुमेन के बीच की, वो क्या है, वो हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचुरल नहीं है, मीन्स नेचर ने उनको नहीं बनाया है। वो इनइक्वालिटीज कैसे आई हैं हमारी, वो मैन मेड है, वो सोसाइटी ने बनाई है, कहीं ना कहीं सोसाइटी ने कैसे बनाई है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, अ सिस्टम दैट इज नोन एज पैट्रियार्की। इन्होंने कहा पैट्रियार्की क्या होता है, सो बेसिकली सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सिस्टम इन विच मेन हैव ग्रेटर पावर एंड अथॉरिटी देन वुमेन। इन्होंने कहा कि जैसे हमें देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटीज, पहली चीज इन्होंने क्या बोला, सोसाइटी ने क्रिएट की है, नेचर ने नहीं की है, मीन्स गॉड मेड इनइक्वालिटीज नहीं है ये, बिकॉज गॉड ने क्या बनाया है, सबको इक्वली बनाया, इक्वली ट्रीट किया है। बट यहाँ पे मेन एंड वुमेन की जो सोसाइटी में अप्रोच ली गई है कहीं ना कहीं फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, उसकी
किसकी वजह से ये इनइक्वालिटीज हैं, जिसका एक बहुत एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट, पैट्रियार्की, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोशल पावर, कल्चरल पावर, इकोनॉमिक पावर कहाँ पे होती है, इन विच मेन हैव ग्रेटर पावर, जहाँ पे ये सारी पावर मेंस के हाथ में होती है बेसिकली, एंड पावर एंड अथॉरिटी ऑल्सो देन वेमेन, वेमेन के हाथ में पावर ना होकर के मेन के हाथ में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर होती है। एंड मेन आर कंसीडर्ड एज द, बेसिकली यहाँ पे मेंस को ही क्या कंसीडर किया जाता है, एट द मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होता है, मेन ही होते हैं। मीन्स फैमिली के जो मेन हेड हैं वो कौन रहेगा, यहाँ पे कोई मेल मेंबर रहेगा। देन आगे हमें क्या देखने को मिलता है, इट कैन इन्फ्लुएंस, ये किन किन चीजों पे बैड, इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, इट कैन इन्फ्लुएंस द फैमिली रूल्स, इसकी वजह से फैमिली रूल्स कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं, इंपैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर एक ही इंसान डिसीजन ले रहा है, अगर मेल के हाथ में सारी पावर है, तो वहां पे फीमेल्स की कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, उन्हें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। देन डिसीजन मेकिंग, मेन डिसीजन भी कौन लेगा, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे किसी काम से रिलेटेड डिसीजन हो, वो भी कौन लेगा, यहाँ पे हमें मेल मेंबर ही डिसीजन मेकिंग में दिखेगा, फीमेल का रोल यहाँ पे डिमिनिश हो जाएगा कंप्लीटली। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जब पावर ही नहीं है, जब पार्टिसिपेशन ही नहीं है, जब कोई एक्टिव रोल नहीं है, तो अपने आप से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। आगे हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर हम वुमेन्स का देखते हैं, इट इज बेसिकली लेस देन 12% एट द सेंट्रल लेवल एंड लेस देन 5% एट द स्टेट लेवल इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड ओनली रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, सो ओनली 30% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड एट द पंचायत लेवल, नॉट इवन एट द सेंटर और द स्टेट लेवल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, और अगर एवरेज लेते हैं हम डेवलप्ड कंट्रीज का, तो एटलीस्ट 29% या 24%, जो कि हमारा वर्ल्ड एवरेज है, नेशनल एवरेज है, इंटरनेशनल एवरेज, उससे ज्यादा वुमेन वहां पे पार्टिसिपेशन कर रही होती हैं। बट इंडिया में आप देखोगे तो 12% और 5% भी नहीं है पार्टिसिपेशन। देन आगे हम क्या देखते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। सो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सिस्टम चल रहा है पैट्रियार्की का, तो मेन हम देखेंगे कि अगर इंडिया का डेटा लेते हैं, तो स्टेम जो ब्रांचेस हैं हमारी, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो उसमें जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो हमें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि उनको कंसीडर किया जा रहा है कि अरे तुम्हें डिसीजन मेकिंग करने की क्या जरूरत है, तुम्हें स्किल बेस्ड एजुकेशन क्यों लेनी है, जस्ट थोड़ा सा पढ़ लिख जाओ और उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। देन आगे हमें क्या देखने को मिलता है, दे also are concerned with the gender stereotypes that are prevalent in the society। जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं सोसाइटी में, जस्ट लाइक लड़की है तो ये काम करने हैं, लड़का है तो ये काम करने हैं पर्टिकुलर, अगर लड़की है तो थोड़ा भी पढ़ लिख लेगी तो काम चल जाएगा, लड़का है तो हायर एजुकेशन तक उसको पढ़ाई करनी चाहिए, लड़की है तो कम पैसे में भी काम हो जाएगा, लड़का है तो नहीं अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। सो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स। लड़की है तो होम जो भी कुकिंग और होम जो भी फंक्शन है वो होने चाहिए मेनली उसकी लाइफ में, डोमेस्टिक जो भी वर्क है और वो मेन काम है उसका, और अगर लड़का है तो फिर आउटडोर जो वर्क है उसके लिए वो ज्यादा प्रीफरेबल है। सो यहाँ पे ये जो स्टीरियोटाइप्स बने हैं, कहीं ना कहीं फेमिनिज्म इनको क्या करता है, काउंटर करता है, इन्हें चैलेंज करता है। सो दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें इनइक्वालिटीज जो हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, कहीं ना कहीं मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो फीमेल्स का हमें इंफीरियर ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंज किया जाता है। आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी ये भी, जो सोशलिज्म है। सोशलिज्म क्या होता है, हमने मार्क्सिज्म को समझा, हमने यहाँ पे लिबरलिज्म को समझा, अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। सोशलिज्म क्या होता है, इट इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मोर जस्टली। यहाँ पे जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करने की बात की जाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का उसको जस्ट वे में देने की बात की जाती है। It means all the resources should be distributed to all the sections of the society। अगर resources हैं so equal opportunities should be provided to all the people। equal opportunity मिलनी चाहिए सबको। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो inequalities हैं सोसाइटी में उन्हें क्या करना है, कम करना है। कम कैसे कर सकते हैं, सोशलिस्ट सपोर्ट द गवर्नमेंट प्लानिंग एंड रेगुलेशन। सोशलिस्ट किस चीजों को सपोर्ट करते हैं कि कंट्रोल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट शुड प्रमोट द पॉलिसीज ऑफ प्रो पुअर बेस्ड। जो हमारे प्लान्स आएंगे, जो प्रोग्राम्स आएंगे वो प्रो पुअर होने चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट शुड बी गिवन टू द इगैलिटेरियन सोसाइटी, की इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। देन उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि इगैलिटेरियन रेगुलेशन होना चाहिए। यहाँ पे मीन्स वेलफेयर स्टेट की बात की जाती
जाती है, और यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, सो दैट गवर्नमेंट कैन मेक द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देन आगे हम क्या देखते हैं, पब्लिक प्रोविजन। यहाँ पे पब्लिक प्रोविजन मीन्स जो पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं मेन कंसीडर फैक्टर की तरह कंसीडर किया जाता है, और पब्लिक को मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जाती है ताकि रिसोर्सेज सबको मिले, ना कि सिर्फ एक इंसान को। आगे हम क्या देखते हैं, कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं यहाँ पे किस कंट्रोल की बात की जा रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात की जा रही है। सो द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जस्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक सर्विसेज। गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल होना चाहिए, एजुकेशन पे, बेसिक सर्विसेज पे एंड हेल्थ सेक्टर पे, सो दैट यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर इस चीज को मिसयूज ना कर पाए। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, दैट प्रोवाइडिंग द अफोर्डेबल और पब्लिकली सपोर्टेड एजुकेशन कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबल और अगर पब्लिकली सपोर्टेड एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी आती है, उसको रिड्यूस किया जाता है, बिकॉज एजुकेशन कैन बी एक्ट एज अ सपोर्टिव एलिमेंट टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमने समझे, एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फेमिनिज्म का देखा, दूसरा हमने सोशलिज्म देखा, इससे पहले हमने मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म देखा। So if you have any doubt in any of the point, then do let me know in the comment section, and thank you.